चंद्रशेखर आज़ाद जो एक वक्त अखिलेश यादव के साथ जाते हुए दिख रहे थे, जब वहां पर उनकी बात नहीं बनी तो आज उन्होंने लखनऊ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया है मिशन 2022 को लेकर। चुनाव बहुत ही नज़दीक है, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में नतीजे आने वाले हैं, तो उन्हीं में से इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस है, जहां काफ़ी सारे छोटे छोटे दल एक साथ आए हैं और इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस ने आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद अब यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस के जो दल के जो अध्यक्ष लोग हैं वो बैठे हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों ये आज़ाद समाज पार्टी के साथ आए हैं और 2022 के चुनावों को ये लोग कैसे देखते हैं। तो हमारे साथ जी परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम साहब सिंह धनगर भैया जी है, जनपद अलीगढ़ से हूँ, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और एक छोटे छोटे दलों को मिलाकर के इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस आईडी गठबंधन बनाया गया है, उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ। ठीक है, आप पहले तो ये बताएं, जो आपने ये इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है तो इसमें लगभग कितने दल हैं? इसमें 14 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां दूसरे स्टेट की हैं और 11 पार्टियां उत्तर प्रदेश की हैं जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी। अच्छा जी। लगभग कितनी सीटों पर इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस अपने कैंडिडेट्स को उतारेगा? इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस ने भाई 60 सीटों की सूची आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं सुनील चित्तौड़ जी, उनको दी है और उसमें यदि सीटें कम होंगी तो वो सामंजस्य बनाया जाएगा। क्योंकि 75 वर्ष की आज़ादी में इस देश में विद्यमान सभी जातियों, धर्मों, वर्गों, समुदायों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली है। हिस्सेदारी इसलिए नहीं मिली है कि इनके नेतृत्व की सरकार नहीं बनी है। तो सरकार बनाने के लिए ये इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस पहले बनाया गया और अब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। तो उसमें इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस की सारे दल उस सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के समर्थन में है, उनके साथ खड़े हैं और सब मिलकर के इस 2022 के विधानसभा चुनाव को हम लड़ेंगे मिलकर के 403 सीटों पर। मेरा नाम है इंजीनियर राम प्रकाश सिंह पाल। मैं इस आईडी गठबंधन का उत्तर प्रदेश का प्रदेश संयोजक हूं और राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। हमारे इस आईडी गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं उसमें राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी, तो आप बताते रहें कौन कौन है यहाँ पे। राष्ट्रीय समाज पार्टी जिसके अध्यक्ष हैं श्री साहब सिंह भैया जी धनगर। इंडियन नेशनल लीग जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रोफेसर सुलेमान साहब। अच्छा, ठीक है। इसके बाद समदर्शी समाज पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रमान सिंह पटेल। अच्छा। और अखंड समाज पार्टी जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश सैनी जी। और इधर हम बैठे हैं ये अभय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सत्यवंत सिंह निषाद जी। ये राष्ट्रीय जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मेजर अमर सिंह चौहान जी। और उधर हैं भारतीय सबका दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री यशोदयाल सिंह सेठ जी। और 3 हमारे अध्यक्ष आ नहीं सके क्योंकि वो बीमार हो गए हैं, कोरोना से पीड़ित हैं। और एक अध्यक्ष वो मतलब उन्होंने कहा था कि हम आएंगे लेकिन किसी कारण से आ नहीं पाए हैं। ठीक है, हम एक एक करके बात करेंगे जी। सर, आप आईडीए में आए हैं, जो आपने जो पार्टी बनाई है पहले तो उसका थोड़ा सा बताएं, किस विचारधारा को लेकर पार्टी बनाई है और जब आप आईडीए में शामिल हुए हैं और 2022 के चुनावों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इंडियन नेशनल लीग जो 1994 में बनी और ये दलितों, पिछड़ों, वंचित वर्ग के लिए और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक वर्ग के हित के लिए, उनके राजनीतिक न्याय के लिए दिलाने के लिए बनाई गई। इसने 96 के चुनाव लड़ा, सबसे पहला 3 राज्यों में हमारे एमएलए जीते, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमने सरकार में करुणानिधि के साथ सरकार बनाई। इसके बाद इस समय हम केरला में सरकार में है, एलडीएफ में, लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में हम सरकार में, हमारा एक कैबिनेट मंत्री है। उत्तर भारत में हम कमजोर पार्टी है, लेकिन तमाम अपने भाइयों के साथ मिलकर हम उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए खड़े हैं। इसके लिए आईडीए का हम एक अंग है, अभिन्न अंग है, बनाने वालों में भी हैं, घटक दल हैं। इंडियन नेशनल लीग का आधार तो वैसे अल्पसंख्यक वर्ग ही है,
लेकिन हमारे वर्ग पार्टी में सभी वर्ग के लोग हैं। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, जब से बनी तब से मैं उस पर काम कर रहा हूँ। इस समय हमने उत्तर प्रदेश में जो ये सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया है, इसकी आवश्यकता महती थी, आप जानते हैं, क्योंकि मायावती के कुकर्मों के कारण, गलत नीतियों के कारण बहुजन समाज की शक्ति बिखर गई है। उस शक्ति को संयोजित करने के लिए, एक साथ लाने के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो ऊर्जावान हो, संघर्षशील हो और जिसमें हम सबका विश्वास हो। इसके लिए हम लोगों ने चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। अच्छा, क्योंकि आप अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, आप दोनों लोग, और मायावती की बात करी, खैर हम उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओवैसी जी भी यहाँ पर आ गए हैं, ओवैसी जी के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, ओवैसी जी की अपनी पार्टी है और लोकतंत्र में हर एक को अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाने का अधिकार हासिल है। उन्होंने भी कल एक मोर्चा बनाया है जो बामसेफ के हैं उनके साथ और बाबू सिंह कुशवाहा के साथ, क्या कहेंगे? देखिए, उनकी चर्चा कई बार आजाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय चेहरा जो है मुस्लिम का नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव जनता बनाम योगी आदित्यनाथ का कुशासन, इस ही नारे को लेकर और इसी बिंदु को लेकर हम चुनाव उतर रहे हैं। ओवैसी जी का चुनाव लड़ने का बिंदु विषय अलग है, उनसे आप पूछिए उनके बारे में। ओवैसी जी जो आ रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, क्या आपको लगता है कि जो एक अल्पसंख्यक वर्ग है ओवैसी जी के साथ जा सकता है, जो ये पर्टिकुलरली जो बीजेपी या जो बड़ी पार्टियों के साथ नहीं जाएगा? देखिए, ओवैसी जी के जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उनका हक है, इस डेमोक्रेसी में हक होता है, जो पार्टी बनाता है चुनाव लड़ सकता है। उसी तरह उनका भी हक है, वो लड़ रहे हैं। अब ये अल्पसंख्यक वर्ग उनके साथ जाता है नहीं जाता है, ये फैसला तो चुनाव में होगा। और अभी जो देखने में आ रहा है तो उनके साथ सिर्फ यंग लड़के उनके साथ जुड़े हुए हैं, कोई सीनियर और अच्छे सियासी शौर रखने वाले लोग उनके साथ अभी भी नहीं हैं। तो अब वो लड़ना चाह रहे तो लड़े, अब नुकसान ही पहुँचाएंगे हम लोग को, बस। ठीक है जी, एक बार सर दोबारा परिचय दीजिएगा, मैं नाम बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। जी, मेरा नाम शत्रुघ्न सिंह निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय समाज पार्टी। आप एक निषाद कम्युनिटी से आते हैं शायद, और निषाद कम्युनिटी में इस टाइम जो सबसे बड़ा नाम चल रहा है वो संजय निषाद जी का चल रहा है। उनका बीजेपी में एक तरह से वो उसके अलावा फिर वीआईपी पार्टियां हैं या काफ़ी सारी पार्टियां हैं जो स्पेशली जो निषाद कम्युनिटी है उसको लेकर राजनीति कर रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, चूँकि यहाँ पर जो राजनीति हो रही है वहाँ ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है किसी का। वैसे तो संजय निषाद जी हुए, चाहे मुकेश सहनी जी हुए, वो मेरे भाई हैं और वर्तमान में जो है भाजपा सरकार में जो है शामिल भी हैं ये लोग। लेकिन ये लोग बार बार आरक्षण की बात करते हैं, सरकार में होने के बावजूद भी जो है इनको कोई आरक्षण नहीं दिला पाए हैं और हमेशा ये वादा पर वादा करवाते हैं और अपने समाज को ले आ करके जो है यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करते हैं और उसको भजाने का ही सिर्फ काम किया जाता है। मुझे यही लगता है जो ज़मीन की हकीकत है कि वो जनता अब तो जान चुकी है कि भाई ये लोग जो है सिर्फ मुझे ले जाते हैं और ले जा करके भजाने का काम करते हैं। इसलिए जो है जनता अब इनके साथ नहीं है, परंतु जो है वर्तमान सरकार इस तरह से जो है उनको प्रसारित करती है कि जो है सारा वोट जो है मेरे पास है, यानी निषाद का वोट जो है संजय निषाद के पास है, जबकि ये सत्य नहीं है, एकदम जो है झूठी बात है। क्योंकि जो है आज के वर्तमान समय में जो ये लोग रैली किए थे उसमें जो है तमाम निषादों ने जो कुर्सियां तक तोड़ दिया। आखिर क्यों तोड़ दिया? इसलिए तोड़ दिया कि वो उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनकी हक का अधिकार नहीं मिल रहा है, इसलिए उनके साथ नहीं है। और आज जो है कि परिवेश में और जो भीड़ इकट्ठा ये लोग कर रहे हैं, सरकारी बसें ले आकर के लगा दे रहे हैं, सरकारी बसों को ले आकर के जो है जनता को परेशान किया जा रहा है। जिस रूट पर सरकारी बसें चल रही हैं उस रूट के जनता को इतना परेशान किया जा रहा है कि रैली के नाम पर जो है ये बसें खींच लिया जाता है। तमाम लोग जो है भीड़ इकट्ठा हो जाती है रोड पर, चौराहे पर परेशान है लोग। कितने लोगों का यात्रा बाधित होने की वजह से कहीं मेडिकल नहीं जा रहा है, कहीं उसको दवा नहीं हो पा रहा है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में उनको जो है जाने में जो है परेशानी हो रही है। तो ऐसी तमाम समस्याएं जो है ये पैदा करने वाले सरकारें हैं और इस सरकारों से जो है मैं प्रार्थना करता हूं कि ये सरकार जो है जमीन की हकीकत को जो है देखते हुए काम करें। अभय समाज पार्टी का क्या एजेंडा है चुनाव को लेकर?
देखिए, अभय समाज पार्टी वंचित जो है जातियों की लड़ाई लड़ रही है। जिनको आज तक जो है हकूक नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला है, उनकी लड़ाई के लिए अभय समाज पार्टी आई है। इसीलिए मैं जाति बेस की बात नहीं करता हूं। बेशक मैं निषाद समाज से हूं, लेकिन सिर्फ एक जात की बात नहीं करता हूं, सिर्फ निषाद की बात मैं नहीं करता हूं। और बाकी जितने 100 पीस नेता हैं वो सिर्फ निषाद की बात करते हैं। निषाद की इसलिए बात करते हैं कि निषाद समाज जो है 18% से 20% जो है उत्तर प्रदेश में बिलोंग करती हैं। इस समाज को इकट्ठा करके जो अपने आप को भजाने का काम करते हैं, जबकि ये जो है ये बहुत बड़ा जो है इसके पीछे जो है षड्यंत्र है बड़ी पार्टियों के द्वारा, जो इनको जो है पहले नंबर पे पार्टी भी बनाते हैं तो ऐसे प्रसारित करते हैं निषाद पार्टी। बताइए, निषाद पार्टी कोई बना दे, कोई चमार पार्टी बना दे, कोई यादव पार्टी बना दे, कोई बघेल पार्टी बना दे। इस तरह से पार्टियां बना बना करके जो है समाज में ध्रुवीकरण करने का जो राजनीति कर रही हैं। इसलिए सम्मानित हम ये अपील करते हैं आपके माध्यम से, ये समाज जो है, ये वंचित समाज जो है, इनको जागरूक होना पड़ेगा। और आज जो है सामाजिक परिवर्तन मोर्चा जो बना हुआ है, इसके साथ हम हैं, अभय समाज पार्टी है, और मिल के हम लड़ाई लड़ने के लिए ही जो है, वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए ही है जो है हम आज़ाद साहब के साथ जो है आए हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हम मिलकर कंधे से कंधा मिला करके जो है हम लड़ाई लड़ेंगे। जी सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ईश्वर दयाल सिंह सेठ है। मैं मूल रूप से मऊ जनपद का रहने वाला हूं। भारतीय सबका दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। थोड़ा अपने दल के बारे में और अपने दल की विचारधारा के बारे में बताइए। दल की विचारधारा, मेरे पार्टी का नाम है भारतीय सबका दल। हमारे मैनिफेस्टो जो है साझा संस्कृति साझावाद के ऊपर हम काम करते हैं। भाईचारगी, प्रेम, मोहब्बत, आपस में सद्भावना को लेकर के आज हम पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। जी सर, अपना नाम बताइएगा और आप अपनी पार्टी का थोड़े बारे में बताइए। जी, मेरा नाम है सूबेदार मेजर अमर सिंह चौहान। मैं राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कानपुर से बिलोंग करता हूँ। आपके नाम से लग रहा है आपके आर्मी में भी रहे हैं। जी, मैं 30 साल देश की सेवा किया हूँ। आर्मी में और इन्फेंट्री में था। जी। उसके बाद आपको क्यों लगा कि एक नई पार्टी बनानी चाहिए, कोई एक पार्टी जो हमारे लिए नहीं काम करे, ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा है, एक्चुअली हम जनवादी इसलिए बनाए क्योंकि जनवादी हमारी पहले 2004 में एक जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के नाम से हम लोग चौहानों का एक मूवमेंट छोड़ा जिसमें अति पिछड़ों की बात की। जो अति पिछड़े हैं उनका सम्मान के लिए, उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए हम लोगों ने काम किया। लेकिन उस पार्टी में थोड़ा सा दो फाड़ हो गए, जिसमें 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। मुझे मजबूरन राष्ट्रीय जनवादी पार्टी बना करके इस देश की व्यवस्था में जो अभी हमारा सबका जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये निर्माण लेकर के और कपूरी का फार्मूला उत्तर प्रदेश में जो एक ही जाति ले रही है उसके विषय में मैं ये चाहता हूँ कि वो जो वंचित समाज रह गया 27% आरक्षण का, उसका अखिलेश भाई जान अपने उस जो पिटीशन डाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में स्टे, उसको हटाएं और तमाम बैकवर्ड को उसके हिस्से डाली दें। और दूसरा, अभी हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे नाम से, राष्ट्रीय जनवादी पार्टी के नाम से लोगों के पर्चे भराए हैं और तमाम फर्जी नाम लिख करके कि मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष फलाने का, राष्ट्रीय जनवादी पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं इतने आदमियों को चौहानों के को लेकर आया हूं, ये आपका सब समर्थन कर रहे हैं। ये सरासर झूठ और बेबुनियाद है। और ये भारतीय जनता पार्टी को, जो इस समय देश के अंदर इतने अराजकता फैली हुई, हिंदू मुस्लिम राइट फैला हुआ है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हम इसको बेनकाब करने के लिए आपसे माध्यम से ये बात अपनी कह रहा हूँ और ये बात पहुँचनी चाहिए उनके पास। जी ठीक है। अच्छा, जो आप लिए आईडीए की तरफ से जब आप आज़ाद समाज पार्टी के साथ जो आपने गठबंधन किया है, हाँ, क्या सोचते हैं आगे जाकर आपका 2022 के चुनाव को लेकर क्या नजरिया है, क्या कहना चाहिए? अच्छा, मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी सामाजिक परिवर्तन हो इस प्रदेश में, क्योंकि हम तो इस देश में चाहता हूँ कि सामाजिक परिवर्तन हो, और जिसको
हक अधिकार से वंचित रहा है हर जगह से, उनको उनके अधिकारों का मिलना चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए। और ये संकल्प लेकर के, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, इनके सारे लोगों को एक समान देख करके इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन किया जाए, सामाजिक परिवर्तन किया जाए। मैं राम सेवक सिंह चौहान, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जनवादी पार्टी सोशलिस्ट। अच्छा, ठीक है। तो हाँ बताइए, जो आप ये आईडीए में शामिल हुए हैं 2022 को लेकर, क्या कैसे आप देख रहे हैं इस चुनाव को? 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है वह बेरोजगारी को देखते हुए हो रहा है, महंगाई को देखते हुए हो रहा है। आप जिस पार्टी के महासचिव हैं, वो पार्टी क्या कह रही है कि 2022 में यदि आईडीए के जरिए वो उस पार्टी के कुछ लोग, कुछ जो विधायक चुने जाते हैं, तो कैसे बदलाव लाएगी ये पार्टी? देखिए, आज जनवादी पार्टी सोशलिस्ट जो है, इसके 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका नाम है संजय सिंह चौहान, जिनको यह जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की कोर कमेटी ने 2012 सितंबर महीने में ही पार्टी से निष्कासित कर दिया। और वह पुरानी चादर ओढ़ करके डॉक्टर संजय सिंह चौहान आज समाजवादी खेमे में जा करके पड़े हुए हैं कि मुझे समाज को गुमराह ये किए हों चादर दिखा करके कि मुझे 25 सीट मिलेगी, 20 सीट मिलेगी, और मैं ये दावा करता हूं कि संजय सिंह चौहान को एक भी सीट नहीं मिलेगी। इसलिए कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बड़े भाई ओम प्रकाश चौहान जी हैं, जिन्होंने 2012 में निकालने के बाद संजय सिंह चौहान जब आजमगढ़ में चुनाव लड़ रहे थे तो वहां पर इंडिपेंडेंट चुनाव उनको लड़ना पड़ा, निर्दल चुनाव लड़ना पड़ा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो अपने दल से चुनाव लड़ते। इसके बाद जब उनको मौका नहीं मिला तो वो जाकर के समाजवादी खेमे में छुप गए, और छुपने बड़े भाई उदयवीर जो एमएलसी हैं उनके द्वारा पहुंचे समाजवादी में, उनसे सिफारिश करके चंदौली से टिकट लिए। पूरी जनवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यही जानते थे कि संजय सिंह चौहान जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के झंडा तले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन संजय सिंह चौहान समाजवादी पार्टी का प्रथम सदस्यता लेकर के समाजवादी सिंबल से 2019 में चंदौली से चुनाव लड़ा है। इसलिए अगर उनके कार्यालय पर जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का अगर झंडा बैनर लगा है तो वह अवैध है, उस पे चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो गलत कर रहा है उसको गलत का परिणाम भुगतना पड़े।